मनी मंत्रा में आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है कि किस प्रकार मौजूदा हालात जो हैं ब्याज दरों के, वो किस प्रकार का एक इम्पैक्ट कर रहे हैं कंजम्पशन और सेविंग्स पे। सेविंग्स जो कि हम कह सकते हैं कि जमा राशि एक नॉर्मल बोरोवर की किस प्रकार वो इन्फ्लेशन जो कि महंगाई दर और ब्याज दरों की वजह से खत्म होती जा रही है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे पास हैं, हमारे साथ श्री वेणुगोपाल दूत जो कि सीएमडी है वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। हमारे साथ हैं मुंबई से बृंदा जागीरदार, जनरल मैनेजर और हेड इकोनॉमिक रिसर्च स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे साथ भी हैं हर्ष रुंगटा जी, सीईओ अपना पैसा.com, और हमारे साथ दिल्ली से हैं यूएस भार्गव जो कि एक्स चीफ जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक। आप सभी का स्वागत है मनी मंत्रा में। बृंदा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर अभी तक नहीं घटाए हैं। माना यह जा रहा था कि प्रेशर बहुत है, ब्याज दर घटने चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के अलावा एक आम बोरोवर, एक आम आदमी की जेब पे भी बहुत असर पड़ रहा है। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उनका इस समय ब्याज दर ना घटाना सही है? एब्सोल्युटली। इस बार देखिए ब्याज दर कैसे घटेंगे जब इन्फ्लेशन, जब महंगाई इतनी बढ़ रही है। सो अगर इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाने के एक्सपेक्टेशन, अगर अपवर्ड है इन्फ्लेशन रेट का ट्रेजेक्टरी, तो इस एटमॉस्फेयर में इंटरेस्ट रेट को काटना मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगी कि हाई इंटरेस्ट रेट्स, ये इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा इनका प्रभाव दिख रहा है और कंजम्पशन पे इन्फ्लेशन से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड का स्पेस है वो घट रहा है। सो मेनली जो आप कंजम्पशन जो अफेक्ट हो रहा है वो रादर देन हाई इंटरेस्ट रेट्स, इट्स गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। और जो इस बार आरबीआई ने रेपो रेट तो नहीं काटा, लेकिन आरबीआई कॉन्स्टेंटली उन्होंने जो लिक्विडिटी को सपोर्ट कर रही है और जिससे कि ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन लिक्विडिटी। देखिए उन्होंने जो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जो उन्होंने रिफाइनेंस बढ़ाया, फिर सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट से काटा, फिर सीआरआर अभी काटा है। तो सीआरआर कटने से क्या हुआ है कि लिक्विडिटी आई है बैंक्स में और बैंक्स ने इमीडिएटली अपना बेस रेट तक काट दिया है। होम लोन्स में उन्होंने राहत दी है, होम लोन्स, कार लोन्स के लिए दे हैव बीन मेड चीपर, और जो बेस रेट है वो घटा है। तो रेपो रेट नहीं कटा, लेकिन सीआरआर के कट होने से इंटरेस्ट रेट्स में सॉफ्टनिंग दिख रहा है। लेकिन अगर आप एक उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करें कि एक सैलरीड इंडिविजुअल जो कि जिसकी एक फिक्स सैलरी है महीने की, और इसमें मैं हर्ष जी की राय जानना चाहूंगा, अगर आप एक फिक्स सैलरी लेके चलते हैं और मौजूदा ब्याज दर आपका इंटैक्ट है और आपके जो महंगाई की वजह से आपका जो खर्चा है मंथ ऑन मंथ वो बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो सेविंग कंपोनेंट है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो इस समय पे एक नॉर्मल बोरोवर के लिए क्या और ऑप्शन है जिससे कि वो अपनी सेविंग बढ़ा सके, क्योंकि उसका एक बहुत सारा चंक, उसकी कमाई का बहुत सारा चंक जो है उसके डेट सर्विसिंग में, चाहे वो उसका होम लोन हो, चाहे वो उसका कार लोन हो, उसमें निकल जाता है। हर्ष जी, क्या इस प्रकार की स्थिति और बिगड़ सकती है? आपका क्या मानना है इस समय? हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने होम लोन लिया है उनका क्लियरली आज उनकी जो मासिक आय है उसका करीबन 40, अगर पुराना लोन है तो आपकी आय बढ़ चुकी होगी तो शायद 40-45% पर आ गया है। बाकी कई लोगों के जो आज ले रहे हैं उनकी जो मासिक जो सैलरी है उसका करीबन 45 से 50% तक का हिस्सा सिर्फ होम लोन की ईएमआई देने में चला जाता है। तो महंगाई से कैसे जूझें इसके तो खैर बताना मुश्किल है। जहाँ तक होम लोन का सवाल है, एक हमेशा से रहा है इंडिया में कि फ्लोटिंग रेट्स की बेनिफिट पुराने कंज्यूमर्स को नहीं मिलती है। तो आप जरा सा सावधान रहेंगे। आज कोई, अगर आप अच्छे कंज्यूमर है, आपने समय पर अपना ईएमआई दिया है, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप 10 या 10.25 से ज़्यादा की रेट दें। अगर एग्जिस्टिंग बैंक आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो या तो उससे कहिए वो घटा दे, अगर वो न घटाने के लिए तैयार हो तो आपको बिना प्रीपेमेंट चार्ज दिए आप दूसरी बैंक में शिफ्ट हो सकते हैं, ना कहीं भी जा सकते हैं आप। 10-10.25 से ज़्यादा रेट, उसमें जो बचत होती है वो सीधे आपके पॉकेट में जाती है, और वो बचत छोड़ना, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत उसमें करनी, उसकी वजह से मेरे ख्याल से आज के महंगाई के युग में काफ़ी महंगा पड़ेगा। मैं इस पे वेणुगोपाल जी की राय जानना चाहूंगा। वेणुगोपाल जी, आप वीडियोकॉन के चेयरमैन हैं, भारत की जो सबसे बड़ी एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है उसके चेयरमैन हैं। आपने पिछले 1-1.5 साल में क्या इंपैक्ट देखा है? क्या बढ़ती ब्याज दरों से
एक इंडिविजुअल बोरोवर की डेट सर्विसिंग पे और उसकी परचेजिंग पावर पे किस प्रकार का असर आया है? आपका सामान जो बाजार में बिकता है, क्या अभी भी उसकी डिमांड इंटैक्ट है, या एक फंडामेंटल लेवल पे बोरोवर्स जो हैं या जो कंज्यूमर हैं वो अभी डर डर के सामान की खरीद करते हैं, अगर वो उसके साथ एक लोन भी अटैच्ड होता है तो? देखिए, परचेसिंग पावर के बारे में बात करेंगे, दो चीजें हो गई, परचेसिंग पावर और डेट सर्विसिंग। अगर आप परचेसिंग पावर के बारे में बात करेंगे तो परचेसिंग पावर दिन ब दिन बढ़ी रही, लोगों के पास पैसा आ रहा है और सरकार जो है उनके बजट में से काफी हिस्सा दे आर गिविंग टू द पीपल हु आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। इस साल 3,77,000 करोड़ रुपए इनके लिए रखे हैं, तो उनके हाथ में पैसा है, वो खर्चा कर रहे हैं, तो परचेसिंग पावर है ही। फिर भी मैं समझता हूं कि 20% लोग जो है वो चीजें लोन लेते हैं, 80% लोग तो लोन लेते ही नहीं है, उनके पास पैसा है, और 20% लोग जो लोन लेते हैं वो काफी परेशान है। उनको लगा कि इंटरेस्ट रेट थोड़े दिन के लिए बढ़ा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट था और इकोनॉमी जब बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हमारी इकोनॉमी जो रफ्तार से बढ़ रही है, 10% की ग्रोथ होने वाली है, ये वो सब बातें वो सुन के ये सोच के कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, उसने लोन तो ले लिया, पर इंटरेस्ट रेट कम होने की जगह बढ़ते गया। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जिन लोगों ने लोन लिया और जिसकी आमदनी फिक्स है उसको प्रॉब्लम है, जिसकी आमदनी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो उसकी इनकम भी बड़ी है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सैलरी क्लास है उनकी सैलरी कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो लोग प्रॉब्लम में आ चुके हैं। वो उसमें देखिए, आप कोई भी लोन हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन हो, चाहे व्हीकल के लिए लोन हो, चाहे होम फाइनेंस हो, सब में जिन्होंने लोन लिया है वो कर्जे के दबते जा रहा है और रिजर्व बैंक इनके लिए कुछ करना चाहिए। रिजर्व बैंक खाली सीआरआर कट कर रही है, सीआरआर कट कर रही है। आप 5-7 बार तो सीआरआर कट कर दिया है, काफी लिक्विडिटी बैंकों के हाथ में दे दी है, इंटरेस्ट फ्री लिक्विडिटी दे दी है, तो बैंकों का प्रॉफिट पड़ रहा है। बैंक वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो कस्टमर को देना चाहिए, शायद वो भूल रही है। कुछ छोटे मोटे ऐसे ही करके कोई स्मॉल होम लोन और छोटे कस्टमर हो ऐसा समझ के कुछ तो भी दे देते हैं, पर जो बड़ा काम बैंकों को करना चाहिए कि उनको ये सीआरआर का फायदा बड़े कस्टमर को भी देना चाहिए, बड़े लोन वालों को भी देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। इसके कारण थोड़ी परेशानी है, पर आपको रिजर्व बैंक गवर्नर की भी शक्ति देखनी पड़ेगी। उनके पास ये है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो कॉपी बुक स्टाइल काम करना है उनको। इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। ये कॉपी बुक स्टाइल काम करते करते कुछ नई आइडिया भी सोचनी चाहिए, पर नई आइडिया तो नहीं आ रही है और इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। और इसको मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आरबीआई ऐसा क्यों करती है, क्यों आरबीआई में सालों से ऐसे करती आई है और सालों से उन्होंने यही देखा है कि उनका ये जो आइडिया है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, पर इस बार तो 3 साल से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो कोई नई आइडिया जो है उनको करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत बड़ी होने के कारण कितना भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, लोग तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ ही रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। तो इसके कारण जो कस्टमर जो है जो लोन ले रहा है वो थोड़ा अभी बहुत ही परेशानी महसूस कर रहा है। हम इस समय एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ कि क्या हम इसको पूरी तरह सिर्फ इन्फ्लेशन पे ही, क्या हम इसका पूरी जिम्मेदारी इन्फ्लेशन पे ही थोप सकते हैं, या और भी कोई वजह है जिस वजह से ब्याज दर कम नहीं हो रही है। हमारे पास बैंकर्स भी हैं, हम श्री यूएस भार्गव जी से बात करेंगे जो कि हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ब्याज दरें जो हैं एक रिटेल बोरोवर की सेविंग और कंजम्पशन पे असर डाल रही हैं। इस पे बारे में और जानकारी जानने के लिए चलिए एक विशेषज्ञ से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो से हैं श्री यूएस भार्गव, भूतपूर्व चीफ जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में किस प्रकार का एक बर्डन क्रिएट होता है जब ब्याज दर इतने ज्यादा चले जाते हैं? अगर आप आंकड़े देखें तो हिंदुस्तान का जो ब्याज दर है वो दुनिया के सबसे ज्यादा ब्याज दरों वाले देशों में गिना जाता है।
किस प्रकार का बर्डन एक रिटेल बोरोवर पर आता है और उसका क्या वो लोग किस प्रकार रिएक्ट करते हैं? क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1.5 साल में कॉर्पोरेट बुक पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, रिटेल पे नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिटेल पे भी प्रेशर आएगा। आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, मैं दूध जी की बात से शुरुआत करना चाहूंगा। दूध जी ने कहा है कि जो जहां तक कंज्यूमर गुड्स का सवाल है उसके ऊपर लोन जो लेने की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, वो बहुत कम रहती है। मैं जहां तक बहुत छोटे कंज्यूमर आइटम्स का सवाल है उसके ऊपर तो मैं इनसे एग्री कर सकता हूं, लेकिन जहां बात आती है मकान खरीदने के लिए या जहां बात आती है फोर व्हीलर्स खरीदने के लिए, उन सब मामलों में यदि हम एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे कि अधिकांश लोग बैंक का लोन लेकर के ही इन तरह के एक्टिविटीज़ के अंदर जा पाते हैं। मकान खरीदना हो चाहे फोर व्हीलर खरीदना हो, और उसमें एक बड़ी चीज़ जो देखता है कोई भी कंज्यूमर, वो ये देखता है कि मेरा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आएगा और क्या मैं सुविधापूर्वक जो मेरी आमदनी है उससे उसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और यदि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इंतजार करने बेहतर समझता है बजाय इसके कि आज की तारीख के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन सारे गुड्स को खरीदने के लिए। अभी हर्ष जी ने भी कहा था कि साहब लोग बाग जो है वो पहले जिन लोगों ने लोन लिए थे वो आज भी आतुरता के साथ देख रहे हैं कि अगर उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थी और आज अगर कम हो जाती है बैंक रेट और उसकी वजह से बाकी इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाती हैं लोन्स के ऊपर, तो इनके एक रिलीफ मिलता है। लेकिन अभी आज हम देखें तो पिछली बार तो कुछ जब कट हुआ था CRR के ऊपर, कुछ बैंक्स ने, स्टेट बैंक ने खासतौर से रिस्पॉन्ड किया था अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिसी आई है उसके अंदर आगे ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो आपके बैड लोन्स हो रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं लोन्स, उनके अंदर प्रोविजनिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और उस चीज़ को देखते हुए बैंक्स को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए इस बार संभवतः किसी तरह की रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कटौती करने की अपेक्षा नहीं की जा रही है। और यदि इस तरह की स्थिति रहती है तो जब तक रिजर्व बैंक का भी जहाँ तक सवाल है, अभी पिछले दूध साहब ने भी कहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आजकल ये अप्रिशिएट करने लगा है कि शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में तो अगर हम एक सेंटिमेंटल एक इम्पैक्ट लाने की कोशिश करें, इसको दरकिनार करते हुए कि हमारा इन्फ्लेशन कितना चल रहा है या कितना नहीं है, तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी आज ये जानने लगा है कि जब तक इन्फ्लेशन को भी एक तरफ हम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक यदि हम किसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जबरदस्ती खाली सेंटिमेंट्स के लिए कम करते हैं, वो शायद उचित नहीं होगा। और अगर ये बैकफायर कर जाता है तो रिजर्व बैंक की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। आज हम ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया ये जानती है कि रिजर्व बैंक की जो एक ऑटोनॉमी है और जो इंडिपेंडेंस है वो हमारे कंट्री के अंदर मेंटेन्ड है, और रिजर्व बैंक शायद तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ट्वीक करना चाहेगा जब उसको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ऐसे सारे स्टेप्स उठा लिए गए हैं जिनसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की संभावना है। और खास तौर से जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसके मामले में हालांकि रोड मैप इंडिकेट कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी सफलता मिलती है, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि हमारे गवर्नर जो हैं वो पहले गवर्नमेंट के अंदर भी काम कर चुके हैं और गवर्नमेंट में काम करते हुए उन्हें मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं एक पॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर काम करते हुए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए। इस वजह से वो देख करके पूरी तरह सेटिस्फाई होने के बाद ही शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगले क्वार्टर की जो पॉलिसी है उसके अंदर ट्वीक करने की सोचेंगे, इन्फ्लेशन की स्थिति को देखते हुए। चलिए, मैं यहाँ पर सेविंग्स के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। वृंदा जी, अर्थशास्त्र में एक टर्म होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम सब ने अर्थशास्त्र पढ़ा है किसी न किसी समय पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि जब जब ब्याज दरें बढ़ती हैं वो ये इनकरेज करती हैं लोगों को कि वो अपनी सेविंग बढ़ाएं। सेविंग बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन कम होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर मैं आपको मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बारे में बताऊं जो कि अगस्त में आई थी, चेतन आया ने लिखी थी रिपोर्ट, उनका यह कहना है कि जो सेविंग्स रेट है वो 22 साल में सबसे कम है। हालांकि ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से ब्याज दर कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का नीचे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सेविंग नहीं बढ़ रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसके लिए आपको इन्फ्लेशन का डेटा देखना होगा। देखिए 2010 में एवरेज इन्फ्लेशन वाज 9.6%, 2011 में एवरेज इन्फ्लेशन वाज 9% और अभी इन्फ्लेशन इज क्लोज टू 8%। सो जब इन्फ्लेशन इतना हाई है तो naturally the savers will want to invest in such something which gives them a hedge। तो इसलिए जो हमारी savings है, if you look at the composition, 45% physical savings में है और another say about 50% is and the balance is in financial savings। पर अभी because inflation is so high, ज़्यादा savings gold में जा रहा है,
रियल एस्टेट में जा रहा है, हाउसिंग में जा रहा है, रादर दैन इन फाइनेंशियल फॉर्म. सो इंटरेस्ट रेट वॉट एवर इट इज, इट्स इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हाई प्राइसेस, उससे क्या हो रहा है कि सेविंग्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है. तो दैट इज वन थिंग. बट उससे मैं ईएमआई के बारे में एक कहना चाहूंगी कि जैसे कि अभी हर्ष जी ने कहा कि 40-45% ऑफ अ पर्सन्स इनकम दैट इज टुवर्ड्स ईएमआई. अभी एवरेज लोन देखिए अबाउट 20 लाख अगर किसी ने लोन लिया है तो ही इज पेइंग अबाउट 20,000 पर मंथ एज ईएमआई. अभी देखिए इट्स अ ह्यूज चंक, और इसका जो ये जो है इसका जो बर्डन है ये किसी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है. तो आई थिंक इट्स टाइम that we looked at a change in how we measure cost of living, how we measure the inflation index, what is the burden on the consumer. I think ये जो है, ये जो पैरामीटर है इसको भी कभी कहीं पर हमने लाना होगा कि जब हम मेजर करते हैं WPI में. मिस्टर रंगतो, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार का आप एक ट्रेंड देख रहे हैं. सेविंग का तो हमने जैसे कि देखा कि आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट है, इन्फ्लेशन एक उसका कारण हो सकता है, लेकिन अगर सेविंग रेट इस तरह गिर रहा है तो जो पैसा है वो जा कहां रहा है. कंजम्पशन, चलिए हम ये मान के चलते हैं कंजम्पशन अभी भी गिरा नहीं है, कंजम्पशन स्टेबल है, लेकिन आपका क्या मानना है सेविंग्स रेट में इस प्रकार की गिरावट की वजह क्या है? खैर ये तो जैसे वृंदा जी ने कहा कि एक ओल्ड ट्रेडिशन भी रहा है हमारा. दो इश्यूज हैं. जो रियल रेट है, जैसे वृंदा जी ने कहा कि रियल रेट विच इज़ कि जो रेट मुझे रिस्क फ्री एसेट है, एसबीआई डिपॉजिट को अगर हम रिस्क फ्री रेट माने और उसमें से अगर इन्फ्लेशन निकालें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है या ज़ीरो है. तो व्हाट आपको देखना है, ये ब्याज की दर कितनी है ये देखना जरूरी नहीं है, रियल इंटरेस्ट रेट कितना है. वो अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो लोग जाने माने अपने जो ऑलरेडी नोन फार्मूलाज हैं, सोने का हमारे यहाँ से रिवाज चला आ रहा है सेंचुरीज से, या प्रॉपर्टी में जो रिवाज चला आ रहा है कई सालों से, उसमें लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं. बहुत ज़्यादा गणना मेरे ख्याल से लोग नहीं करते हैं इसमें. तो क्लियरली, और वो हमको हर्ट भी कर रही है क्लियरली. आज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो प्रॉब्लम का है वो ये गोल्ड इंपोर्ट्स का है. तो क्लियरली ये हमको हर्ट कर रहा है. और जब तक ये सेविंग रेट पॉजिटिव नहीं होगी, यानी कि जो डिपॉजिट्स पे आपको रेट मिलती है माइनस इन्फ्लेशन, जब तक ये पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आएगी या कम से कम ज़ीरो तो नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एसेट्स का हिस्सा आउट ऑफ अपनी टोटल सेविंग्स में बढ़ना थोड़ा मुश्किल है. मैं वेणुगोपाल दूत जी से जानना चाहूंगा कि दूत साहब आपका क्या मानना है कि अगर मैं रियल इंटरेस्ट रेट्स की बात करूं तो उनका एक इन्फ्लुएंस होता है कंजम्पशन स्पेस पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे एक असर देखा जाता है, लेकिन अब तक सरप्राइजिंगली अब तक हमने कंपनीज के सेल्स वॉल्यूम में गिरावट नहीं देखी है. लेकिन सवाल यह है कि अगर इस प्रकार रेट्स नहीं बदले गए, रेट्स अगर इसी तरह चलते गए तो कब तक कंजम्पशन, कब तक ग्रोथ कब तक रहेगा, क्योंकि उसका लेना देना बहुत सारे कंपनीज के साथ है, कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि कंजम्पशन थीम पे ही चलता है. आपका क्या मानना है कब तक ये सिचुएशन चल सकती है और कब ये बिगड़ सकती है बहुत बुरी तरह? ये सिचुएशन तो चलती रहेगी, क्योंकि जब तक सरकार ये सोच रही है कि बजट का एक्सपेंस करे और वो लोगों के हाथ में पैसा जाए. जैसे इस साल 3,77,000 करोड़ रुपीस प्रोविजन किया है जो गरीबों को मिले, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को मिले, बीपीएल के लोगों को मिले, तो ये जो पैसा उनके हाथ में जाता है वो खर्चा करते ही रहेंगे. थोड़ा इंटरेस्ट रेट रहा, ज्यादा रहा तो आदमी कहीं ना कहीं उसका असर कर लेता है. तो मुझे लगता है कंजम्पशन ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी है और सरकार चाहती है कि कंजम्पशन ओरिएंटेड रहे ताकि उसको किसी न किसी प्रकार से मदद होती रहती है. और इसके कारण आप इंटरेस्ट रेट चाहे कितना भी बढ़ा लो तो भी कंजम्पशन में कम होने वाली नहीं, क्योंकि कई कई चीजें ऐसी है जो अब खाली रोटी कपड़ा मकान तो नहीं पर काफी चीजें जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल की वो अब इसेंशियल हो चुकी है. तो ये इसेंशियल कैसे भी करके आदमी दूसरी जगह खर्चा कम करेगा पर ये ले ही लेता है, तो कंजम्पशन होने ही वाला है. हाँ, एक बात जरूर है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो कंजम्पशन बढ़ेगा,
इंटरेस्ट रेट कम करने से लोगों के हाथ में कैश फ्लो ज्यादा आता है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल पे इंटरेस्ट नहीं ले, लोन न ले, पर दूसरी जगह तो वो लोन लेता ही है, और लोन लेने के कारण उसके पास कैश फ्लो कम हो जाता है। तो सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे अब कम करना शुरू करे तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ मेंटेन होती रहेगी। इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन को आप देखिए 2010, 11, 12, 3 साल कोई आधा परसेंट 1% इधर उधर हुआ है, पर एवरेज इन्फ्लेशन 9% रहा है। अगर आप बैंकों में जाएंगे तो बैज एवरेज 8% मिलता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट की क्या बात है, एक पर बैंक में पैसा रखो तो 1% का घाटा ही है, इसलिए ज्यादा बैंकों में डिपॉजिट भी नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज के लिए सरकार को एक अब कमेटी करना जरूरी है, खाली आरबीआई पे डिपेंड होकर चलेगा नहीं। आरबीआई तो आरबीआई का जो काम है वो कर रही है, और आरबीआई जो काम कर रही है उसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि दखल अंदाजी करने में उन्हीं का नुकसान है। जैसे एक आधे हमारे पास एक कंपनी है और उसका सीईओ अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको उसका काम कर रहा है। उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हुए भी आरबीआई को कुछ भी नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो उनका ही हिस्सा है और उनको उसमें उसको काम करने देना है। तो ये सब सोचते हुए कुछ ऐसी अक्ल होशियारी करनी पड़ेगी कि जिसके कारण इन्फ्लेशन भी कम हो और इंटरेस्ट रेट भी कम हो, और इन्फ्लेशन ना भी कम हो तो इंटरेस्ट रेट कम होके लोगों का प्रोडक्शन और बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, सरकार के टैक्स बढ़े, फिस्कल डिफिसिट कम होए, करंट अकाउंट डिफिसिट कम होए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होए। ऐसे अगर काम शुरू कर दिए तो फिर इन्फ्लेशन होने के बाद भी कंज्यूमर पैटर्न बना रहेगा। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि बढ़ती महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद भी किस प्रकार एक आम आदमी अपनी सेविंग्स बढ़ा सकता है, कंजम्पशन पे कंट्रोल रख सकता है, उसके बावजूद भी एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। हर चीज से जानेंगे और अपने बाकी सदस्यों से भी जानेंगे कि इस प्रकार एक इंडिविजुअल बोरोवर अपनी सेविंग्स रेट यहां से इंप्रूव कर सकता है और अपने रिटायरमेंट के लिए भी अच्छी प्लानिंग कर सकता है। मनी मंत्र में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार बढ़ती महंगाई और बढ़ती ब्याज दरें सेविंग और कंजम्पशन पे असर डाल रही हैं। मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा अपने सारे दर्शकों के साथ। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से ही ये आंकड़ा हमारे पास आया है। ग्रॉस लेवल पे फाइनेंशियल सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो कि जिसको हम विकास की दर कहते हैं, वो गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है। सिर्फ 10% रह गया है FY12 में, जो कि पिछला हमारा वार्षिक साल था। उससे पहले वो था 13%, उससे पहले 15%। हर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के एक हालात में एक रिटेल बोरोवर के लिए या एक आम आदमी के लिए जिसपे हम ये मान के चलते हैं कि एक होम लोन का बर्डन है, एक कार लोन का बर्डन है, उसके पास और क्या रास्ते हैं अपनी सेविंग्स बढ़ाने के? सेविंग्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसा हमने अब तक ये मान लिया है और हमने चर्चा में काफी अच्छी तरह उभर के आया है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका डेट सर्विसिंग में जा रहा है, और क्या तरीके हैं जिससे एक आम आदमी अपनी सेविंग कंपोनेंट बढ़ा सकता है? जैसे एक मैंने कहा, पहले तो आप अपने डेट को ही देखिए। अगर डेट का कॉस्ट आप कम कर सकते हैं इवन करंट सिचुएशन में, तो वो तो ज़्यादा देना बिल्कुल भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड चीज़ है जो आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, उसमें लोग जो भेड़ चाल से चल रहे हैं। अब आपने कहीं किसी से सुन लिया कि सोने में इन्वेस्ट करना, कम से कम अब ये तो हो गया कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय लोग ETF वगैरह में इन्वेस्ट करने लग गए, ताकि जो अननेसेसरी चार्जेस फिजिकल गोल्ड में लगते थे वो अब नहीं लगते हैं। लेकिन लोग आई थिंक अपनी सेविंग से अच्छा रिटर्न निकालने के लिए भी आप स्टेप्स ले सकते हैं। तो अपनी सेविंग्स को अगर आप सेग्रीगेट करेंगे कि मेरी सेविंग्स कौन सी लॉन्ग टर्म है, कौन सी को मुझे बीच में निकालना है, उसके बेसिस पर अगर आप रिस्क ले सकते हैं। जो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, जो आपको अगले 10 साल तक नहीं चाहिए, 15 साल तक नहीं चाहिए, आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्लियरली आप एकदम सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। उसमें उसके अनुपात में रिटर्न नहीं मिलेगा। उसमें क्लियरली आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। उसमें रिस्क कम लेना हो तो इंडेक्स के लार्ज कैप इंडेक्सेस देख सकते हैं, और थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर और भी कम रिस्क लेना हो। तो
दोनों ही तरीके से आपको जो है अपने पैसे की जो द बैंग फॉर द बक जिसे कहते हैं कि अपने पैसे की जो आवाज़ है उसको आप कैसे बढ़ाएं। पहले जितना डेट में दे रहे हैं उसको घटा सकते हैं क्या, ब्याज की दरों को जितना हो सके आप कम करिए, पता करिए। कई कस्टमर्स को ब्याज की दर वो कितनी दे रहे हैं यही नहीं पता होता है, तो कम से कम उतना तो आप ध्यान दीजिए। आज के महंगाई के ज़माने में अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा वाया चला जाएगा। और दूसरी तरफ आप जो पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके। इन दोनों के मिश्रण से आई थिंक आपके लिए आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है महंगाई के बावजूद थोड़ी सी सुधर सकती है। भार्गव साहब, मैं आपसे यही बात जानना चाहता हूं कि बैंकों के पास ऐसा क्या प्रावधान है। मान लीजिए कि मैं बोरोवर हूं, मेरे पास 2 लोन है, एक कार लोन एक होम लोन, जिसको सर्विस करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं एज अ बैंकर आपके पास आता हूं, आपको कहता हूं कि मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कीजिए। बैंकों के पास क्या प्रावधान है कि वो मुझ जैसे बोरोवर के लिए एक रिलीफ ला सकते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं आपको रिएक्ट करना चाहूंगा, बट उसके पहले आपने जो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की, उसके बारे में मैं एक और डायमेंशन हाईलाइट करना चाहूंगा। वो ये है कि एक तो सही बात ये कही है कि जो रियल सेविंग है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर इन्फ्लेशन से के बराबर होती है या उससे कम होती है तो लोगों में इंसेंटिव होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज आपके पास इतने ज़्यादा कंजम्पशन के अट्रैक्शन हैं, इतने ज़्यादा गजट्स आ रहे हैं और उसके बारे में इतनी पब्लिसिटी हो रही है कि लोग बाग जो है ना ये आतुर हो जाते हैं कि साहब मेरे पड़ोसी ने अगर ये चीज़ ली है तो मैं भी इस चीज़ को लूँ, और इस वजह से जो आपकी सेविंग है उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट आता ही आता है। अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति को ईएमआई काफ़ी भारी पड़ रहा है उसकी बैंक किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोन्स आपके रीपेमेंट के लिए पीरियड 20 से 25 साल का होता है हाउसिंग लोन में, तो आमतौर पर एक ट्रेंड ये रहता है कि बैंक आमदनी अगर आपकी पहले जिस वक्त आपने लोन लिया उस वक्त ऐसी रीजनेबल थी कि आपका लोन जो है उसको 15 साल के अंदर ही रीपे करने का प्रोविजन उसके अंदर कर दे, क्योंकि एक थंब रूल ये होता है कि आपका ईएमआई जो है वो 50% ऑफ योर टेक होम सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस वक्त की सैलरी के हिसाब से अगर उन्होंने 15 साल के अंदर रीपेमेंट दिखा दिया था और अब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ईएमआई बढ़ गया है, तो एक तरीका तो यही सीधा साधा होता है कि बैंक के पास जाके आप रिक्वेस्ट कर दें कि साहब मेरा 15 साल की जगह पे इसको 20 साल या 18 साल के रीपेमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दें। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जो ईएमआई है उसके ऊपर आ सकता है। दूसरा ये है कि जो अभी आपके हायर अमाउंट के जो इंटरेस्ट के लोन है, अगर आपने एक से ज़्यादा लोन ले रखे हैं, तो खास तौर से अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी ले रखा है, हाउसिंग लोन का भी ले रखा है, कार का भी ले रखा है, तो दर्शकों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वो जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है उसके लोन जो है वो पहले पे करें। हालांकि आज की तारीख में बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक होते हैं वो भी अट्रैक्शन देते हैं कस्टमर्स को कि आपका जो ड्यू है उसको हम ईएमआई के अंदर बदल दें, लेकिन उस ईएमआई के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो इट विल नॉट बी एडवाइजेबल फॉर द कस्टमर्स कि साहब वो अपने पेमेंट जो उसको करना है रेट वाला उसको ईएमआई के अंदर बदल दे, बजाय इसके जहाँ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पहले पे कर दे, और बाकी में जैसे मैंने सारा बताया कि साहब वो अगर जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है उससे कम में उसका प्रावधान है अभी, तो उसके रीपेमेंट पीरियड को बढ़वा लें। वृंदा जी, मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एक रिटेल बोरोवर के पास अपनी डेट लायबिलिटी कम करने के? अच्छा, एक तो मैं पहले कहूँगी कि जो सेविंग्स की बात आपने कही, जो हमारी स्ट्रेंथ ये ही रही है कि हमारा जो इंटरनल डोमेस्टिक सेविंग्स रेट है वो बहुत हाई रहा है। देखिए 2005-06 में 36% था और ये ही अभी घटकर 31% तक आ गया है। तो सेविंग्स रेट कंट्री में बढ़ाने की बहुत जी जो इम्पोर्टेंस है ये आपने बहुत ही राइट वे में आपने हाईलाइट किया है। लेकिन एक बात है, जो इंडिविजुअल अपना जो सेविंग्स इंक्रीज करना ट्राई करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसको इतना भी ध्यान, उसको अपने रिस्क फैक्टर पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ही कांट टेक ह्यूज रिस्क्स जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज हिज सेविंग्स, एंड देन सेविंग्स शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म में है ये भी उसको देखना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए है या अभी इमीडिएट के लिए चाहिए। तो उसको अपने सेविंग्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज में एलोकेट करना पड़ेगा, और जैसे हर्ष जी ने अच्छी तरह से अभी समझाया है कि उसको कैसे अपना जो ब्याज दर है उसको कैसे घटाने की कोशिश करें, देखें कहाँ पर उसको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है और कहाँ पर वो अपना रिफाइनेंस कर सकता है अपना डेट को। तो ये
ये सब बातें उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको बेस्ट रिटर्न मिल रहा है। तो इससे उसको मार्केट को स्टडी करके थोड़ा डेट में डाले, थोड़ा इक्विटी में डाले, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डाले, तो उसको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना पड़ेगा। बृंदा जी, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार का स्ट्रेस हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा है पिछले, अगर आप 1.5 साल की बात करें तो एनपीए लेवल्स कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसकी एक वजह ब्याज दरें भी हैं। क्या इस प्रकार की स्थिति रिटेल पोर्टफोलियो पे भी आ सकती है? एक बैंकर के नजरिए से आप क्या कहेंगी इसके बारे में? एक तो पहली बात, जो आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट तो एक बहुत ही स्मॉल फैक्टर है। मेन थिंग इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट पिकिंग अप बिकॉज इनको इतने क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे। ऑल द प्रोजेक्ट्स आर हेल्ड अप। लैंड के अदर एनवायरमेंट है, लैंड है, पावर है, कोल लिंकेजेस, जो भी कुछ है, इतने सारे इश्यूज हैं, उससे कंपनी अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। तो प्रोडक्शन इज हेल्ड अप, कॉर्पोरेट इज अफेक्टेड मोर बिकॉज ऑफ दिस अदर फैक्टर्स rather than high interest rates। वो मेरा एक पहला कहना होगा। फिर आप कह रहे हैं कि whether this can, ये अगर रिटेल में हो सकता है तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि रिटेल में देखिए रेट्स तो कम हो रही हैं। अभी स्टेट बैंक ने ही जैसे अपना CRR घटने के बाद जो उसने बेस रेट काटा है, तो इस बेस रेट कट से सबको फायदा होता है, कॉर्पोरेट को भी, रिटेल को भी। और पर्टिकुलरली इन रिटेल होम लोन्स घटे हैं और कार लोन्स भी घटे हैं। उससे क्या हमारा डिमांड इतना ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऑन द रिटेल साइड ऐसा कुछ डेंजर है। वेणुगोपाल दूत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो सेक्टर है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि डिमांड जिसपे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। कंजम्पशन के नजरिए से अगर हम बात करें तो क्या डिस्पोजेबल इनकम आपके हिसाब से, क्या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, क्या डिस्पोजेबल इनकम घट रही है? क्योंकि उसका सीधा सीधा लेना आपके सेक्टर से है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो जैसा कि मिस्टर भार्गव ने भी कहा कि ओवरऑल जिसे कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। क्या ये ट्रेंड चलता रहेगा या आप इसको लेकर चिंतित हैं कि डिस्पोजेबल इनकम में जो स्थिति इस समय है वो हो सकता है 6 महीने बाद ना रहे अगर यही ब्याज दर चलता रहा? देखिए, मैं आपको पास बताता हूँ। पास में लोगों के पास काफी पैसे आते रहा, 3 साल में लोगों की कमाई ज्यादा बढ़ती गई और डिस्पोजेबल इनकम उनके पास है, और इसलिए वो हर चीज का कंज्यूमर ड्यूरेबल, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो भी उसको मिले वो ले रहा है। अब आगे क्या होगा? आगे अगर देश की इकोनॉमी जिदामन साहब अच्छे चलाते हैं और इसी प्रकार से लोगों का इनकम बढ़ाते ही रहेंगे, इनकम बढ़ना और इन्फ्लेशन बढ़ना ये दोनों अलग अलग बात है। इन्फ्लेशन भलाई बढ़े, इन्फ्लेशन 8% से बढ़े पर कमाई 15% से बढ़ रही है, और क्योंकि कमाई 15% से बढ़ रही है, लोग खाली परेशान हो रहे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया है, पर उसको ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि उसकी कमाई भी बढ़ गई है, और कमाई जब बढ़ जाती है तो वो खर्चा करता है। तो डिस्पोजेबल इनकम काफी लोगों के पास है। आप गांव में जाके एक बार देखिए तो सही, लोगों के पास कितना पैसा है, लोग पूरी आराम से खर्चा कर रहे हैं, और वो सभी लोग सब चीजों की इच्छा रखते हैं। उनको कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर सब चाहिए और सब उनको मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी सब जगह चली गई है। अब लोग मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, नैनो की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस देश में समृद्धता लोगों के पास आ गई है। एक बात जरूर है कि कुछ लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर वो भी धीरे धीरे प्लानिंग कमीशन ने आजकल जो नए प्लान किए हैं उसके कारण ये पॉवर्टी लाइन के लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी खत्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2020 में बीपीएल का कोई आदमी नहीं रहेगा भारत देश में। तो इस रफ्तार से अगर अपने देश की इकोनॉमिक गाड़ी चलती रही तो मुझे लगता है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम रहते रहेगा और आराम से खर्चा होते रहेगा। पर एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन को अब कंट्रोल करने की बहुत टाइम आ चुका है और सरकार इसके ऊपर बड़े बड़े डिसीजन ले रही है। जी, हर्ष का इस पे एक पॉइंट है, लेकिन मैं हर्ष जी के पास इस ब्रेक के बाद आऊंगा। हर्ष जी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आके और आपका पर्सपेक्टिव जानेंगे इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट पे। मनी मंत्र में आपका स्वागत है और हमारी आज चर्चा का विषय है कि किस प्रकार मौजूदा ब्याज दरें कंजम्पशन और सेविंग्स पे असर डाल रही हैं। हर्ष रुंगटा हमारे साथ हैं, उनका एक पॉइंट देना चाहते हैं इस समय। हर्ष बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
पहले ये बात करी थी कि क्या जो एक कॉर्पोरेट एसेट्स में जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं वो रिटेल में देखेंगे क्या। इनफैक्ट आई थिंक रिटेल एसेट्स का जहाँ तक सवाल है, बैंकों में ने जो लोन रिटेल के दे रखे हैं वो आज उनकी जो क्रेडिट की स्थिति है वो शायद आज तक इतनी अच्छी कभी नहीं थी। ये इसकी डेटा पुष्टि भी होती है। आपने अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सिबिल की अगर रिपोर्ट देखी हो तो अब जो लास्ट 1 या 2 सालों में जो लोन्स दिए गए हैं उसमें 70-80% उन लोगों को दिए गए हैं जिनके क्रेडिट स्कोर्स 750 से भी ज़्यादा थे। यानी कि जो नए लोन दिए जा रहे हैं वो ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस बहुत कम है। इनफैक्ट ये जो पूरा क्रेडिट ब्यूरो का स्ट्रक्चर है, अब ये लोगों को भी पता है कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूंगा मेरे होम लोन पर तो फ्यूचर में मुझे अगर कोई लोन लेना है तो नहीं मिलेगा, मुझे बहुत मुश्किल आएगी, और एक जो कॉस्ट है मेरा डिफ़ॉल्ट करने का वो बहुत हाई है। ये अब एक आम आदमी को पता चल चुका है और ये कंप्लीट इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स की बात लीजिए, आज से 2 साल पहले तक अनसिक्योर्ड लोन्स ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बंद कर दिए थे एक HDFC बैंक को छोड़कर। आज अनसिक्योर्ड लोन्स हो या क्रेडिट कार्ड्स हो वो वापस आ रहे हैं। एक उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्रेडिट ब्यूरो, क्योंकि अब अच्छे जिनकी क्रेडिट अच्छी है सिर्फ उन्हीं को मिलता है, उन दूसरों को नहीं मिलता है। ओनली रीज़न आई थिंक यू विल, और अगर कॉर्पोरेट पे स्ट्रेस होगा तो कभी ना कभी जाके ऑब्वियसली रिटेल पर भी स्ट्रेस होगा, लेकिन रिटेल लोन्स मेरे ख्याल से स्ट्रेस तभी होंगे अगर इकोनॉमी में जॉब लॉसेस होंगे। अगर जॉब लॉसेस नहीं होंगे, और अब तक ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि जॉब लॉसेस हों, ठीक है ग्रोथ कम हो गई हो लेकिन जॉब लॉसेस हों, ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिटेल एसेट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है और उम्दा क्वालिटी की रही है, और इसीलिए इंक्रीजिंगली हर बैंक के लिए रिटेल एसेट्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पूरी सिनेरियो में रिटेल एसेट्स एक बहुत ही शाइनिंग पॉइंट है जो मैं कह सकता हूँ। भार्गव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हर्ष जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि सिबिल का रोल काफ़ी इफेक्टिव हो गया है और उसका डाटा जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है उसके बदौलत आज बैंकों के लिए संभव हो गया है कि वो क्रेडिट वर्थी लोगों को ही लोन दें, और इस वजह से लंबे समय तक इन पर किसी तरह का इम्पैक्ट एडवर्स आने की संभावना कम नजर आती है। लेकिन जहाँ तक दूध जी का सवाल है, इन्होंने ये कहा कि गाँवों के अंदर भी और इनफैक्ट शहर के अंदर भी वेजेस इंक्रीज काफ़ी हो रही हैं, डिस्पोजेबल इनकम भी आ रही है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसकी तरफ सबको ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि क्या उस वेज इंक्रीज के साथ प्रोडक्टिविटी भी जिस तरह बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कह लें या दूसरे काम कह लें, उसमें यदि हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो प्रोडक्टिविटी शायद उतनी नहीं इंक्रीज हो रही है जितनी की वेज इंक्रीज हो रही है। तो हालांकि डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, लेकिन उसका हमारे को प्रोडक्टिविटी के रूप में हम जो एक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। बीच में हमने NPA की बात करी थी, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉरपोरेट्स के मामले में खासतौर से यदि पॉलिसी इंडिसीजन की स्थिति बनी रही जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टकअप कर सकते हैं, उनका पैसा आधा फंसा हुआ है और आगे प्रोजेक्ट बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन के ऊपर क्लैरिटी नहीं हो रही है, वो चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो, चाहे कोल सप्लाई की बात हो, चाहे कोई और बात हो। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी हम गति नहीं दे पाएंगे और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे, तो जहां एक तरफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या बढ़ेगी, प्रोविजनिंग की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसके तरफ पॉलिसी मेकर्स को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक एम्प्लॉयमेंट की बात कही हर्ष जी ने और हमारे बाकी विशेषज्ञों ने, मैं उस पर थोड़ा सा एक यहाँ पर एक फैक्ट देना चाहूंगा। जॉब स्पीक्स इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि naukri.com हर महीने निकालता है। उसके अगर आप आंकड़े देखें सितंबर मंथ के, काफी ज्यादा उसमें गिरावट देखी गई है और वो काफी हद तक नीचे आया है। सितंबर में 1.2% लुढ़का था और उस प्रकार की वीकनेस अगस्त और जुलाई में भी देखी गई। तो और मैं वर्ड्स कोट करूंगा हितेश ओबरॉय की, जो कि MD हैं इन्फोएज के, वो ये कहते हैं कि जॉब मार्केट हैज स्लो डाउन कंसिडरेबली ओवर द लास्ट 6 मंथ्स। तो पिछले 6 महीने में जॉब मार्केट काफी हद तक उसमें वीकनेस आई है। मैं हर्ष के पास आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं पहले बृंदा जी से जानना चाहूंगा। बृंदा जी, आपका क्या मानना है, जॉब मार्केट में डिटोरिएशन अगर आती है, क्या उसका असर सीधा सेविंग कंजम्पशन पे पड़ेगा?
ऑब्वियसली जरूर पड़ेगा, लेकिन ये जो जॉब मार्केट में जो स्लो डाउन आ रही है, दिस इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द ओवरऑल इकोनॉमी। अगर ओवरऑल हमारी जीडीपी इतनी स्लो डाउन, जीडीपी में इतना स्लो डाउन देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जॉब मार्केट पर पड़ेगा ही। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, अगर जब हम इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट देखेंगे, जो अपटिक देखेंगे, उसका बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी हमको जॉब मार्केट पे दिखेगा। और रिटेल में एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यस, रिटेल इज अ शाइनिंग पॉइंट इन द होल सेक्टर। अभी देखिए जो होम लोन्स का इंक्रीज हम देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि सीमेंट डिमांड, होम लोन, कार लोन से डिमांड फॉर सीमेंट, डिमांड फॉर स्टील इज पिकिंग अप। अभी जो कोर सेक्टर का डेटा आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि सीमेंट में ग्रोथ दिख रहा है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ अभी बहुत स्लगिश है, लेकिन जो डिमांड है वो रिटेल सेक्टर से आ रहा है, तो उससे दैट इज होल्डिंग अप वन पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमी, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया। मैं हर्ष रोंगटा से बोलूंगा कि वो अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे। हर्ष, आप क्या कहना चाहेंगे? सो क्विकली, मैंने जब जॉब लॉसेस की बात करी थी, इट इज एग्जिस्टिंग जिनके जॉब्स हैं, अगर स्लो डाउन होता है तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन मीडियम टर्म में होगा। फ्रेश डिमांड का जो ग्रोथ है वो कम होगा। जॉब लॉसेस ये थे कि जिनके ऑलरेडी जॉब्स हैं, जो हमने 2008 में देखे थे, उस समय क्लियरली रिटेल पोर्टफोलियो भी स्ट्रेस में आएगा। जब आपकी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आप ईएमआई कहाँ से भरेंगे? तो वैसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है। जरूर ग्रोथ में जॉब्स पीक इंडेक्स लेस हो रहा है, यानी नए जॉब्स कम आ रहे हैं, और वो जैसे कि वृंदा जी ने कहा इकोनॉमी का एक इम्पैक्ट है। लेकिन जहां तक अगर जॉब लॉसेस नहीं होते, तब तक मेरे ख्याल से रिटेल पोर्टफोलियो में वरी करने का एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कुछ नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं हमारे साथ आने के लिए और इस विषय पे चर्चा करने के लिए। हर्ष रोंगटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर भार्गव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए हमसे बात करने के लिए। वृंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मिस्टर दूत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस विषय पे चर्चा करने के लिए। तो अगर हम पूरा निचोड़ देखें तो ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक नाजुक स्थिति है। एक तरफ कंजम्पशन अभी भी नहीं कंजम्पशन में गिरावट नहीं आई है, लेकिन अगर इस बारे में कुछ जल्दी नहीं किया गया तो आगे जाके स्थिति काफी बिगड़ सकती है। लेकिन हमारे विशेषज्ञों की बातों से यह भी महसूस होता है कि बेसिक लेवल पे हमारी जो एक इकोनॉमी है वो अभी भी ठीक चल रही है, जिससे कि एक रिटेल बोरोवर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये था हमारा चर्चा का विषय। इस मंत्रा पे हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास आज इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे और नए टॉपिक्स के साथ, और आपके पैसे और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमारा फोकस हमेशा रहेगा।